मेरा 15 साल का भांजा घर का सामान लाकर देता था तो रोज उसमें 10 रुपए की फिटकरी भी ले आता। शर्म के मारे मैं उसकी इस हरकत की वजह भी ना पूछ पाती और फिटकरी लेकर रसोई घर में रख देती। 1 महीना होने के बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन मैंने भांजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे 15 साल के भांजे ने दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझसे घर का कोई भी काम नहीं हो रहा था। सब घर बिखरा पड़ा हुआ था। बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा हुआ था, दूसरी तरफ कपड़े धोने के लिए पड़े हुए थे। ये सारे काम अगर मैं थोड़ी देर से कर लूं तो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन मसला तो सारा खाना का था। खाना बनाना ये एक ऐसा काम था जो वक्त पर करना होता था, चाहे कितनी भी देर हो जाए। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था, मगर मैं औलाद के लिए तरस रही थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, इसकी वजह से वो भी खामोश रहते थे, वरना अब तक तो वो भी मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर चुका होता। मेरी सास तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं उनके बेटे में है। इतनी ज़्यादा भी दिक्कत नहीं थी, वो थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकती थी, लेकिन मेरे पति की एक ही जिद थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। मेरी जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते और शाम को देर से वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। घर का काम भी मैं खुद ही करती। मेरे पति इस तरह का कोई काम भी नहीं करते थे, बल्कि वो तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। ना जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया। वो बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर की बात किसी को बताना नहीं चाहते थे, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि वो औलाद की वजह से परेशान रहते हैं, मगर कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वो खुद को कसूरवार समझने लगे थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द होता था। 2-3 महीने तक तो ये दर्द हल्का था, लेकिन अब बढ़ता ही जा रहा था और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता। मैंने तो कई दफ़ा अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही और दर्द की गोली खा लेती तो थोड़ा आराम मिल जाता, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अगर मेरे पति बीमार होते तो मैं ही उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन आ गई। वो किसी रिश्तेदारी की शादी में गई थी और वापसी पर मेरे घर भी आ गई, तो वो मुझे देखकर हैरान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल देती, लेकिन शाम के वक्त मेरे पति घर आते थे, इसीलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी बहन को देखकर तो मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। दीदी न जाने कब से बेल बजाए जा रही थी। आते ही कहने लगे कि तुमने इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खोला। मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और अपनी बहन को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने देखा किस तरह से मेरा रंग पीला पड़ गया है। फिर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन की टिकट है और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। पीछे मेरा घर, पति और मेरे बच्चे न होते तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास रुक जाती और तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। दीदी ने ऐसा कहा और उन्हें एक ख्याल आया। उनके साथ उनका 15 साल का बेटा अनुज भी था। दीदी ने मुझसे कहा कि मैं अनुज को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, इसके साथ डॉक्टर के पास चले जाना। ठीक से ये तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे काम भी करेगा। अभी इसकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो इसका स्कूल का भी मसला नहीं है और इसके कपड़े बाद में भेज दूंगी। अभी तो ये 2 जोड़े साथ लाई हूँ। मेरी बहन मेरे लिए फिक्रमंद थी, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैंने अपने भांजे को देखा था 9 साल का था और आज वो अच्छा खासा बड़ा हो गया है। वो लंबाई में अपनी उम्र से बड़ा लगता है। ये नहीं बल्कि वो बहुत ही समझदार भी हो गया था, लेकिन वो हमसे ज़्यादा मिला हुआ नहीं था क्योंकि दीदी दूसरे शहर में रहती थी और दूर यहाँ हम सब अपने मसलों में उलझे होते थे। आने जाने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। फिर अनुज ने मेरे घर रहना शुरू कर दिया और दीदी के कहने पर वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर के पास जाने को तो मैं खुद भी जा सकती थी,
लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरे घर बस्ती से थोड़ा सा दूर था, इसलिए आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। मैं दोपहर में अनुज के साथ रिक्शा में बैठकर चली गई। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया तो मैं अनुज के साथ ही डॉक्टर के पास चली गई। अंदर डॉक्टर साहिबा ने अनुज को एक तरफ बैठने को कहा। वो चुपचाप बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरतों को लग जाती है। 100 में से 10% औरत को ये बीमारी हो जाती है और इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो औरत को दर्द बहुत होता है और दूसरा औलाद का होना बहुत मुश्किल है। ये बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वो अपने बच्चेदानी निकलवा कर इस तकलीफ से जान छुड़ा लेती है। लेकिन अगर औरत को औलाद नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो और गोलियां इस्तेमाल करें, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के चांस दिन ब दिन कम होते जाते हैं और औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी रास्ता होता है। लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। ऑपरेशन के जरिए हम साफ सफाई करते हैं और औरत का इस तकलीफ से मुक्त हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियां लेने का मशवरा नहीं बल्कि ऑपरेशन का दूंगी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। कम से कम 80 लाख रुपए आप जमा करवा दें और ऑपरेशन के बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो आपको औलाद भी हो जाएगी। 80 लाख इतनी बड़ी रकम सुनकर मुझे तो सांप ही सूंघ गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं 80 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर वहाँ से चली आई। सारे रास्ते गर्मी और टेंशन के दबाव की वजह से मेरी हालत और ख़राब होती गई। जब शाम को हम घर पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। दर्द भी बहुत बढ़ गया था। अभी अनुज ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहने लगा कि आप आराम करें, मैं आपको दवाई देता हूँ। अनुज ने मुझे दर्द की गोली दी और पानी दे दिया और मैं थोड़ा आराम करने लगी। लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि खाना बनाना है, घर के काफ़ी काम पड़े हुए थे। मैं दर्द में थी और आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। इसी सोच में मैं घूमती कि अनुज चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरे सामने चाय का कप रखा और खामोशी से वापस चला गया। मैंने चाय पी तो मेरे दर्द को कुछ आराम मिला। मैंने पहले भी सुना था कि पेट दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीनी चाहिए। न फिर मुझे याद आया कि रसोई में बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए और मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा उसने बहुत सारे बर्तन धो दिए थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि मुझे आदत है, मैं माँ को भी सारे कामों में मदद करता हूँ। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पैसे दे दो, मैं होटल से खाना ले आता हूँ। अनुज की बात ही मुझे हैरान कर रही थी कि वो इतना छोटा बच्चा किस कदर समझदारी की बातें कर रहा था, जैसे कि कोई 20-25 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं। अनुज भी उन्हीं में से एक था। मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, मेरे पति को होटल का खाना पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में खाना बनाना ही है। तुम बस मुझे सामान लाकर दे दो। मैं उसे कुछ पैसे दिए और वो सामान लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आया तो मैं सामान चेक किया। सब सामान ठीक था, लेकिन एक अजीब सी चीज़ थी जो सामान के साथ ही थी। मैंने हैरत से उसे देखा कि वो फिटकरी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई कि वो क्यों लाया है, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा वो गलती से ले आया है, लेकिन ये एक बार नहीं हुआ बल्कि अब तो हर रोज होने लगा था। मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वो 10 रुपए की फिटकरी का सामान में लेकर आता। मैं वो फिटकरी रसोई घर में बनी एक अलमारी में रख देती थी। यहाँ तक कि मेरे पास फिटकरी का ढेर लग गया। अनुज बहुत ही मासूम लड़का था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे ये पूछ सकूं कि वो आखिर ये फिटकरी क्यों लाता है। अनुज के आने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी आराम हो गया था। मैं उन्हें भी अगर कुछ मंगवाना होता तो वो अनुज को ही भेज देते थे, वरना पहले तो वो ऑफिस से थके हारे आते थे और कोई काम आ जाता तो उन्हें खुद ही सामान लेने जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। बिना औलाद का दर्द शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मेरे पति में तो कोई कमी ज़रूर थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगी थी और मेरे पास खुद के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियों में खाना नहीं चाहती थी।
जहां अनुज ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसानी कर दी थी, वहां पर एक बहुत बड़ी परेशानी भी मेरे लिए खड़ी कर दी थी। और वो परेशानी थी फिटकरी। मैंने सुना था कि फिटकरी को औरतों को काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मैं शर्म के मारे अपने भांजे से पूछ भी नहीं पा रही थी कि वो फिटकरी लेकर क्यों आता है। क्या उसने मेरी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी? मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी। दिल कर रहा था कि मना करूं कि ये चीज़ लेकर मत आना, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने फिटकरी के बारे में अनु से सवाल किया तो उसने मुझे हैरत करने वाली ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए और अनुज की बातों को सोचने लगी। इसका मतलब है कि वो रात को हम दोनों पति पत्नी की छुपकर बातें सुनता था और मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं अनुज की बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मेरा दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि वो मेरे इस राज को जान जाएगा जिसे मैं सबसे छिपाती आ रही थी। उसने मेरे और मेरे पति की बात ही सुन ली थी और इसीलिए वो मुझे रोजाना फिटकरी लाकर देता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि मैं इस फिटकरी का इस्तेमाल करूं। और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। एक तरफ औलाद की परेशानी थी तो दूसरी तरफ ये परेशानी। ये एक ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे भांजे को मुझे कहते हुए शर्म आ रही थी और मुझे उससे पूछते हुए। थोड़ी देर बाद अनुज ने दरवाजा खटखटाया और उसने मुझसे कहा कि वो सुबह वापस जा रहा है, अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैं कुछ न बोली और इतनी शर्मिंदा थी कि उसे यहाँ तक न कह पाई कि रुक जाओ। सुबह वापस अपने घर चला गया। उसने यहाँ होने से मुझे बहुत सारी आसानी हो रही थी। वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ भी जन्म लेती जा रही थी। मैं रसोई में चली गई और उस फिटकरी के ढेर को एक डिब्बे में निकाला। मुझे अनुज की बात याद आ गई और अजीब सा एहसास हुआ। मेरा मन किया कि मैं ये सब बाहर कचरे में फेंक दूं, लेकिन तभी मैंने सोचा कि वो फिटकरी अनुज मेरे लिए ही तो ला रहा था। कौन सा उसने कुछ गलत कहा था? मैंने एक फिटकरी उठाई और फ्रेश होने के पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो भूल गई तो मैं उसे पानी में फ्रेश हो गई और काफ़ी दिनों तक फिटकरी वाले पानी से फ्रेश होती रही और मेरी बीमारी खत्म होती चली गई। मेरी ये बीमारी थी कि मुझ में बहुत ज़्यादा बदबू थी। मैं अकेली रहती थी, इसलिए कोई इस बदबू से ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ ही रहते थे। मैं खुद को साफ सुथरा रखने की कोशिश तो करती थी, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी थी। रोजाना फिटकरी वाले पानी से फ्रेश होने के बाद मेरी ये बीमारी धीरे धीरे दम तोड़ती चली गई और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, क्योंकि रोजाना रात को मैं अपने पति के ताने सुनती थी जो मुझसे कहता था कि मुझसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। मेरे पति इसी तरह की बातें मुझे कर रहे थे कि अनुज ने सुन लिया और उसने बताया कि उसके बाद रोजाना वो फिटकरी लेकर आता था ताकि मैं उसे फ्रेश होकर उस बीमारी से जान छुड़ा सकूं। और उसने बताया कि ये बीमारी उसके एक दोस्त को भी थी और वो रोजाना फ्रेश होने के बावजूद भी उसकी बदबू नहीं जाती थी और उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। वह दोस्तों में बैठने के लायक नहीं रहा था। हम सभी उससे दूर ही रहते थे। इसकी बदबू की वजह से फिर किसी वैद्य ने मेरे दोस्त को फिटकरी वाले पानी से फ्रेश होने का मशवरा दे दिया। जैसे ही मेरे दोस्त ने फिटकरी वाले पानी से फ्रेश होना शुरू किया तो उसकी ये बीमारी खत्म हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पति को बदबू वाली शिकायत खत्म हो गई थी। मैं हैरान थी कि कैसे वो मेरा मसला समझ गया और उसने मेरी मदद की, वरना मुझे तो महसूस हो रहा था कि मेरी औरतों वाली बीमारी के बारे में उसे ऊपर हो गई है और इसीलिए वो फिटकरी लेकर आता। इसी की वजह से मैं उस सवाल तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अनुज के चले जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी में औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने गहने इलाज के लिए भेज दिए और अपना ऑपरेशन करवा लिया और उस दर्द से भी जान छुड़ा ली। मेरी दीदी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा उन्होंने वह दवाई ले ली है जो मुझे अपने पति को रोजाना रात को दूध में देनी है। मेरे लिए आसान हो गया था क्योंकि मेरे पति को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीने की आदत थी। मैंने खुद भी वही दवाई ली और अपने पति को भी उसके बताए बगैर दूध में मिलाकर हर रोज़ देती हूँ। 5 महीने के इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरे पति को थोड़ा सा इलाज करवाना था। सिर्फ इसके लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन भगवान ने मेरी झोली भर दी थी
और मुझे एक अच्छा सा बेटा दे दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वो समझ गए थे कि मैं उन्हें दूध में दवा मिलाकर देती हूँ। उन्होंने वो दवा खा ली थी, इसलिए खामोशी से हर रोज लेते थे, क्योंकि अनुज के जाने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया था कि औलाद के बगैर इंसान की जिंदगी नहीं और औलाद कितनी ज़रूरी है। जिंदगी के लिए मेरे पति ने कहा कि वो अपनी मर्जी और खुशी से दवा लेते रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एक औलाद चाहिए थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।